नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। अभिनेता अमिताभ और अभिषेक बच्चन निकले कोरोना संक्रमित, बाकी परिवार की रिपोर्ट आई नेगेटिव। दोनों नाना बेटी अस्पताल में है भर्ती। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में सामने आए 2,14,000 से ज्यादा नए केस। हरियाणा में 20,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। हरियाणा के 11 गांवों में लगेंगे फलदार पौधे। जगाधरी हल्के से वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की शुरुआत। और गैंगस्टर विकास दुबे के गांव में 30 साल बाद लगी पुलिस की चौपाल। ग्रामीणों ने खोले विकास के बड़े राज। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए और उन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल के मुताबिक अमिताभ की हालत स्थिर है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। हालांकि उनकी तकलीफ इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, ना ही अभी तक उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी है, लेकिन उम्र और पिछली बीमारियों के मद्देनजर उन्हें फिलहाल निगरानी में रखा गया है। आपको यहां बता दें कि अमिताभ बच्चन के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें भी कोरोना के बाद हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। हालांकि उनकी सेहत से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। अमिताभ और अभिषेक दोनों ने ही ट्वीट के जरिए अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। पहले पिता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुका हूं, मेरे परिवार और स्टाफ का टेस्ट हो गया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। जितने भी लोग पिछले 10 दिनों में मुझसे मिले हैं वे सभी लोग अपना टेस्ट करा लें। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस खतरे की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया में अब तक पिछले 24 घंटे में 2,14,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,996 लोगों की मौत हो गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,28,39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,67,000 के पार जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक 74 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 47,94,000 एक्टिव केस हैं और इनका इलाज जारी है। WHO ने भी कहा कि इस वायरस से लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। तो वहीं भारत में पहली बार 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,20,916 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते मरीजों के बीच पॉजिटिव और डबलिंग रेट में लगातार सुधार हो रहा है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। प्रदेश में लगातार मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट रहे हैं, जिससे रिकवरी रेट 75% के करीब पहुंच सके। पिछले 24 घंटे में 648 नए मामले आए हैं, तो वहीं 490 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यही नहीं, 73 मरीजों की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 62 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 17 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि फरीदाबाद में मृतकों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। 17 जिलों में 648 नए मामलों से संक्रमितों का आंकड़ा 20,582 पर पहुंच चुका है। इसमें से 15,394 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब 4,891 मरीज अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। नए मामलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 170, सोनीपत में 110, फरीदाबाद में 90, रेवाड़ी में 56, अंबाला में 42, हिसार में 31, झज्जर में 28, पानीपत में 21, नारनौल में 18, रेवाड़ी में 14, करनाल और नूह में 12-12, कुरुक्षेत्र में 9, सिरसा में 6, पंचकुला में 5 और फतेहाबाद में 4 संक्रमित मिले हैं।
कानपुर के बिकरू गांव में दहशत के साए में जीने वाले ग्रामीणों ने विकास दुबे की मौत के बाद अपनी जुबान खोली है। किसी ने जमीन कब्जे की बात कही है तो वहीं उसकी दबंगाई को याद कर सिहर उठा है। 30 साल में पहली बार यहां पुलिस की चौपाल लगी है। हिस्ट्री शीटर के खौफ और पुलिस की साठगांठ की कई लोगों ने कहानियां बयां की हैं, कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब भी चौबेपुर थाने में विकास और उनके साथियों के खिलाफ तहरीर दी जाती थी, पहले तो थाने में फटकार मिलती थी और फिर वहां से विकास को सूचना भेज दी जाती थी। गांव पहुंचते ही गुर्गे पकड़कर विकास के सामने ले जाते थे, जहां विकास पीटता था। कभी गांव में पुलिस आई भी तो वो विकास के घर से ही होकर लौट जाती थी। पुलिस ग्रामीणों से बात नहीं करती थी। यही वजह थी कि गांव के लोगों का पुलिस से विश्वास उठ गया था। मोहम्मद शाह के नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि पुलिस और विकास की दोस्ती हमेशा गांव के लोगों पर भारी पड़ती थी। इसके चलते गांव के लोगों ने विकास की हुकूमत स्वीकार कर ली थी। वो जो भी फरमान करता था उसे मानना पड़ता था। घर पर ही गांव के लोगों को बुलाकर पंचायत करता था। गांव में शादी समारोह में अगर विकास का मन होता था तभी डीजे बजता था, नहीं तो बंद करना पड़ता था। हरियाणा के सभी जिलों के 1100 गांव में हरियाली बढ़ाने के लिए फलदार पेड़ और पौधारोपण किया जाएगा। ये कहना है कैबिनेट वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। जगाधरी विधानसभा हलके के गांव शहजादवाला जिला यमुनानगर में कैबिनेट शिक्षा मंत्री एवं वन मंत्री हरियाणा कंवरपाल गुर्जर ने फलदार पौधे लगाए। अभियान का आरंभ करते हुए उन्होंने आम का पौधा लगाया और गांव की पंचायत ने 40 एकड़ जमीन फलदार बाग लगाने के लिए वन विभाग को 15 सालों के लिए दी है। वन मंत्री कंवरपाल ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 1100 गांव चिन्हित किए गए हैं। हर जिले के 50 गांवों में पौधारोपण करने का सरकार का प्रयास है। नागरिकों का भी प्रयास होना चाहिए कि जितने भी पौधे लगाए जाएं वो लगाने चाहिए, वो सभी पौधे सफल हों। उन्होंने विभाग को हरियाणा प्रदेश में फलदार बाग विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे गाँव का पर्यावरण साफ स्वच्छ रहे और पंचायतों को बाग से भी आय मिल सके। मैंने एक विचार किया कि सफेदा का पेड़ जो हम तैयार करके देते हैं 3 साल तक हमारा विभाग काम करता है और उसके बाद हम पंचायत को उसको सौंप देते थे। तो 7 साल के बाद पेड़ा कट जाता था, तो प्रॉब्लम जो कि त्यों रहती थी और वो फिर दोबारा फिर वही पर्यावरण की समस्या थी। तो मैंने एक विचार किया कि अगर हम बाग लगाएं तो बाग लगाने से जहाँ हम एक बार बाग लगाएंगे तो लगभग 50-60 साल तक बाग रहता है, कम से कम 50-60 साल रहता है, उससे ज़्यादा टाइम तक भी रह सकता है। तो जहाँ उससे पर्यावरण के लिए बहुत लंबे टाइम तक हमें एक मौका मिल जाएगा उसको पर्यावरण को ठीक करने का, वहीं पंचायत की आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो उसमें कुछ पंचायतों ने जिस प्रकार से हमें सहयोग दिया, अब की बार तो हमारा खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन ही है, एक ट्रायल ही है ये। कुरुक्षेत्र के बाबेन कस्बे में पेट्रोल पंप के पास एक चलती मारुति कार में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। कार चालक ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण लगी थी कि जिससे भी देखी वो हैरान रह गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि पास में ही पेट्रोल पंप था। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसा पंप से कुछ दूरी पर हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। खैर, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया। रतिया शहर के वार्ड 13 के अधिवक्ता पंकज गर्ग ने उप मंडलाधीश को ज्ञापन देकर नगर पालिका द्वारा शहर के वार्ड नंबर 13 में लगाएंगे रिचार्ज बोर के और शहर में अन्य स्थानों पर लगाए रिचार्ज बोरों की जांच करने की मांग की है। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद अधिवक्ता ने बताया कि उसने नगर पालिका में आरटीआई लगाकर शहर के वार्ड नंबर 13 में लगाए गए रिचार्ज बोरों की जानकारी हासिल की थी, जिसके पश्चात नगर पालिका ने आरटीआई रिपोर्ट के तहत 13 वार्ड में 2 स्थानों पर रिचार्ज बोर लगाए जाने का बात स्वीकार की है। अधिवक्ता ने बताया कि नगर पालिका की निशानदेही के आधार पर लगाए गए रिचार्ज बोर्ड देखभाल की गई तो पता चला कि विभाग ने एक स्थान पर ही बोर्ड लगाया है। कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने वार्ड में ही आरटीआई लगाई थी, जिसमें घपला दिखा है। पूरे शहर में लगाए गए बोरों की जांच हो तो बड़ा घोटाला हो सकता है। रिचार्ज बोरों की गहनता से छानबीन करने और इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अभी मेरे पास पंकज गर्ग पुत्र श्री राजकुमार गर्ग, इसने कोई आरटीआई के तहत कोई जानकारी प्राप्त की होगी और इनका ये है कि यहाँ पे 2 रिचार्ज बोर्ड लगे हैं, नगर पालिका का ये कहना है। लेकिन जो आरटीआई जिसने मांगी है वो कहते हैं कि सर इसमें 1 रिचार्ज बोर्ड लगा है।
तो इसकी मैं स्वयं इसकी जांच करूँगा और सेक्रेटरी जो नगर पालिका है इससे मैं इसके सारे कागजात लेके इसकी जांच करूँगा। अभी जो रिचार्ज बोर लगाए हुए हैं रतिया के शहर के अंदर, उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला है। तो उसकी जो डूंगाई है उसकी पैमाइश कराई जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घपला किया गया है। यहाँ तक कि भी जो गिनती में भी रेफरी की हुई है। टोटल जो पैसा है मतलब नगर पालिका लगा रही है, उसमें बड़े कमीशन खोरी के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। हर जगह इनकी कुंडी फिट है और ये रिचार्ज बोर की जब आप जांच कराएंगे तो ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। हमारे वार्ड नंबर 13 में रिचार्ज बोर लगाए गए थे नगर पालिका द्वारा। जब मैंने पता किया आरटीआई के माध्यम से कि कितने रिचार्ज बोर लगाए गए हैं, तो उन्होंने बताया आरटीआई के माध्यम से कि 2 रिचार्ज बोर लगे हैं। लेकिन जब मैंने उस उक्त जगहों पर जाकर देखा, उनमें से एक जगह पर रिचार्ज बोर नहीं लगा हुआ था। गली नंबर 9/10 के नज़दीक उन्होंने दिखाया गया है कागजों में कि रिचार्ज बोर लगा है, लेकिन वहाँ पे कोई रिचार्ज बोर नहीं लगा। मैंने बाढ़ के एमसी से फ़ोन करके पूछा, वो कहता वहाँ पे नहीं लगा। करनाल के गोंदर गांव के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने रात को जो इंजेक्शन लगाया था उससे युवक की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद रात को ही दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दूसरे अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में रोष है। परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप डॉक्टर पर लगाया है। साथ में इस मामले को लेकर डॉक्टर के खिलाफ और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंजेक्शन एक स्पेशलिस्ट ही लगा सकता है, वो इंजेक्शन इन्होंने गलत तरीके से खुद लगाया इन्होंने। इसके बाद 3 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक मरीज से मिलने नहीं दिया गया। हमने हॉस्पिटल वालों को कहा कि अगर इसकी तबीयत खराब आपके बस की बात नहीं है, आप हमारे भाई को हमें दे दें, हम इसको किसी और हॉस्पिटल में दिखा लेंगे। इन्होंने रात को 8 बजे तक कहा कि नहीं ठीक है। रात को 8 बजे तक हमारे को किसी प्रकार का रिस्पॉन्स इन्होंने नहीं दिया। रात को 8 बजे इन्होंने कहा कि पहले पैसे दो फिर आपको मिलने के लिए देंगे, नहीं इन्होंने उसको मिलने दिया गया। रात को 8 बजे 50,000 रुपए लेके ना पैसों की रसीद इन्होंने दी और फिर इन्होंने उससे मिलने दिया गया। उसकी स्थिति बिल्कुल खत्म थी। सूचना मिली थी कि भी रिंकू नाम का एक लड़का है जिसका इलाज हुआ था यहाँ 10 तारीख को, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उसके गांव वाले इसको लेकर के आए यहाँ पर मृत अवस्था में। तो अभी ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इसका इलाज किया है, इलाज में कुछ लापरवाही रही है। तो जैसी भी ये दरखास्त दे रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और बाद में जो कमेटी का गठन होगा उसके ऊपर अनुसार अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।